आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। हम आपको दो बहादुर लड़कियों से आज मिलवाते हैं जिन्होंने भारत में रहने वाले उन लोगों को बेनकाब कर दिया है जो कि पाकिस्तान प्रेमी गैंग की तरह है। पहली लड़की है अनन्या जम्वाल और दूसरी है डॉक्टर मोनिका लांगे। अनन्या जम्वाल जम्मू की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की छात्रा हैं। इससे पहले वो इसी मेडिकल कॉलेज के श्रीनगर कैंपस में पढ़ती थी। ये वही कैंपस है जिसमें पाकिस्तान के लिए नारे लगे थे जब पाकिस्तान की टीम ने भारत को क्रिकेट में हराया था। हमने आपको कल इसी वक्त धाकड़ एक्सक्लूसिव में अनन्या जम्वाल का इंटरव्यू दिखाया था। आज हम आपको जम्मू कश्मीर की दूसरी बहादुर बेटी डॉक्टर मोनिका लांगे से मिलवाते हैं। मोनिका लांगे वही हैं जिन्होंने स्किम्स कैंपस में पाकिस्तान की जीत के बाद लगे राष्ट्र विरोधी नारों वाला वीडियो पोस्ट किया था। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम खुद करेंगे डॉक्टर मोनिका लांगे से लाइव बातचीत। अनन्या जम्वाल और डॉक्टर मोनिका लांगे जम्मू कश्मीर की दो राष्ट्रवादी बेटियां। इन बेटियों को न सिर्फ अपने अधिकारों की फिक्र है बल्कि कर्तव्यों को ये ज्यादा महत्व देती हैं। इसलिए भारत की इन दोनों बेटियों ने देश विरोधी नारों के खिलाफ बुलंद आवाज की। आतंकवाद के सामने मजबूत दीवार की तरह खड़ी हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच के बाद पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे SKIMS के कुछ छात्रों की नियत पर मोनिका और अनन्या ने सवाल उठाए। उनका सवाल उन लोगों से भी है जो खुद को जम्मू कश्मीर की जनता का प्रतिनिधि बताते हैं। सवाल उनकी खामोशी पर है। जब जम्मू कश्मीर की एक बेटी को आतंकवादी जान से मारने की धमकी देते हैं तब भी कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाले अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली खामोश रहती है। जब से वो लोग वीडियोस वायरल हुए हैं ऑफ पीपल सेलिब्रेटिंग, उन्होंने सेलिब्रेट किया है और नेशनल एंथम गाया है पाकिस्तान का इनसाइड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। आई एम मैं एक एक्स स्कीम स्टूडेंट हूँ और मैंने सेकेंड ईयर में GMC जम्मू में माइग्रेट कर लिया था। जस्ट बिकॉज मैं एक एक्स स्टूडेंट हूँ स्कीम्स की और मैंने अपने देश के लिए अपनी आवाज़ उठाई कि ऐसा अपने देश में रह के कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता और पाकिस्तान का नेशनल एंथम नहीं बोल सकता। जस्ट बिकॉज इस वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है और मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर मैंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो वहाँ पे जो मेरे नॉन लोकल स्टूडेंट्स हैं, जो GMC श्रीनगर एंड स्कीम्स में जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी पर बात आएगी, उनके करियर पे बात आएगी, उनको MBBS में सप्लीज दी जाएंगी। और एक ट्विटर हैंडल जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है, उसने मेरी फ़ोटो एंड डॉक्टर मोनिका लांगे की फ़ोटो जिन्होंने वीडियो को शेयर किया था ट्विटर पे, उनकी फ़ोटो डाल के उन्होंने एक ओपन थ्रेट दी है हमें कि वी आर नॉट सेफ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सब और काफ़ी अब्यूज़िव मैसेजेस आ रहे हैं मुझे हर जगह से, लेकिन काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है मुझे पूरे भारत से और मैं बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि पूरा भारत आज मेरे साथ खड़ा है, मेरी आवाज़ को और ऊंचा उठा रहा है और आवाज़ को और मजबूत बना रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, बात बात पर पाकिस्तान की वकालत करने के लिए इनके पास शब्दों की भरमार है, लेकिन उनके ही जम्मू कश्मीर के अनन्या और मोनिका के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ही कुछ लोग हैं जिन्हें इन राष्ट्रवादी बेटियों की परवाह है। कश्मीर में वो एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया और भारत के विरुद्ध वहाँ नारे लगाए, उसके खिलाफ उसने प्रोटेस्ट किया है। आज वही लोग उसको थ्रेटन कर रहे हैं और उसको एक्सपोज कर रहे हैं टेररिस्ट को जो है के सामने, और ऐसे लोगों के लिए तो वो कश्मीरी नेता कभी नहीं बोलेंगे। जम्मू कश्मीर के ही समाज सेवी अशोक पंडित ने भी अनन्या जम्वाल की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि मैं पाकिस्तान समर्थक छात्रों को बेनकाब करने के लिए अनन्या जम्वाल के साहस और प्रयास की सराहना करता हूं और इन दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में मैं अनन्या के साथ हूं। अनन्या को धमकी मिलने के बाद डॉक्टर मोनिका ने सोशल मीडिया पर अनन्या के पक्ष में एक मुहिम छेड़ दी है। डॉक्टर मोनिका की इस मुहिम के साथ अनन्या के लिए पूरा देश खड़ा हो गया है। हर कोई अनन्या के साहस का मुरीद बन चुका है।
कैसे देखते हैं आप जो ये अनन्या को ये हरेस कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बिगाड़ने की साजिश है, क्योंकि कुछ लोगों को जब तक माहौल ना बिगड़े तब तक उनको सांस भी सही से नहीं आती है। और एक लड़की को टारगेट करना, उसको हरास करना, उसको ये कहना कि तेरे घर पे आके मारेंगे, हम तुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, हमें तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन है, और बाकी नॉन लोकल जो स्टूडेंट्स हमारे श्रीनगर में पढ़ते हैं उनको भी टारगेट करना, तो सर ये बिल्कुल एक माहौल ख़राब करने की साजिश है। आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि हमारे अनन्या मैम को पूरी सिक्योरिटी मिले, उनको पूरा सिक्योरिटी का आश्वासन मिले, उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि और उनके घर वालों को सिक्योरिटी मिले, और उनके जो थ्रेट्स आ रहे हैं और वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अनन्या जम्वाल अकेली नहीं है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। हमारा पूरा जीएमसी के स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ बोला है, लेकिन अनन्या को स्पेशली टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो एक्स स्किम्स की स्टूडेंट है, तो वहाँ के जो उसके जो फ्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया के वहाँ पे, तो उसको इसलिए मेनली टारगेट किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे जो ये पॉलिटिशियंस है जो खामोशी बरत रहे हैं, जो बोल नहीं रहे हैं, ना महबूबा मुफ्ती बोल रही है, ना उमर अब्दुल्ला बोल रहा है? देखिए, उनकी पॉलिटिक्स को हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है। वो जितना मर्जी उसको कवर करने की कोशिश करें वो नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए कितना प्यार है, लेकिन जो जीएमसी के जो जम्मू के स्टूडेंट श्रीनगर में है उनको भी दबा के रखा जाता है। आतंकवादियों से धमकियां मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग अनन्या की सुरक्षा के लिए फिक्रमंद हैं। ये जो सारी समाचार आया है मैंने देखा, उसके बाद मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात की है, और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है मैंने उनसे भी बात की है। और आपको कॉल आ गया, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं क्या बात करते हो पुत्र, मैं इनका ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, इनका दंगल करके रख देंगे इन गद्दारों के लिए। क्या बात करते हो आप? ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। ये जो क्रिकेट का मैच पर ये जो डांस करेंगे ना, ये जो अभी इन्होंने वहां हुड़दंग मचाया है, इन सबको जेल की सलाखों में बंद करेंगे, और आपने हिम्मत से रहना है। डॉक्टर मोनिका और अनन्या चट्टान की तरह अडिग हैं। इनकी लड़ाई हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो पाकिस्तान परस्त है। लड़ाई उनसे है जो आतंकवादी के मारे जाने पर शोक मनाते हैं, लेकिन देश की बेटियों को धमकाने वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहते। संदेश उनके लिए है जो भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, ये दुनिया इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर मोनिका लांगे इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, फिजिशियन है इमरजेंसी मेडिसिन में। डॉक्टर मोनिका लांगे, एक ये वीडियो को लेकर के, ये दो वीडियोस थे, पूरे देश में एक तरीके से भूचाल आया हुआ है। आपको ये वीडियो कैसे पहले इनके बारे में पता चला, आपने उसको देखते ही क्या सोचा और फिर क्या किया? पहले इसकी पृष्ठभूमि में बताइए। जी, मैं बताती हूँ। जिस दिन वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, और जब हमारे लिए वो एक मैच था, और जब देश हारा तो हमें थोड़ा दुख तो हुआ, चलो वो बात खत्म हो गई। थोड़ी देर के बाद मेरे कुछ फ्रेंड हैं जम्मू में, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा। वो वीडियो देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, और मुझे बताया गया कि ये वीडियो जो है ये स्किम्स बॉयज हॉस्टल से वीडियो लीक हुआ है। मैंने उसमें देखा वो इतनी खुशी मना रहे हैं जैसे पता नहीं उनको अपने देश में रह के उनकी हिम्मत देख के मुझे हैरान किया। मैंने फटाफट वो वीडियो ट्विटर पे डाल दिया। वो ट्विटर पे जैसे ही मैंने डाला वो इतना वायरल हो गया, रातों रात इतना वायरल हो गया। सुबह मुझे एक और वीडियो मिला जिसमें मैंने देखा कि जीएमसी श्रीनगर के गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की डेस्क पे खड़े होके पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाती है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। मैंने वो भी डाला। तीसरा एक और वीडियो मिला। हाँ। उसके बाद क्या होता है, ये हमारे जम्मू की बेटी अनन्या जम्वाल, ये स्किम्स की एक्स स्टूडेंट रह चुकी है। इसने मुझे बोला कि इन लोगों ने बच्चों ने खुशी मनाई, और ये बच्चे होते हैं ना जब सोशल मीडिया पे चीजें शेयर करते हैं तो आपस में ये लोग लड़ने लगे। मतलब ट्रेटर्स को डिफेंड कर रही थी ये लड़की। तो इन लोगों ने मुझे बोला, मैम हमें ना ऐसे ऐसे थ्रेट्स दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर मोनिका को तुमने वीडियो लीक किए हैं, और उसका एक हर जगह मैसेज फैलाया गया कि इसका हैंडल रिपोर्ट करो इंस्टाग्राम पे, इसको बॉयकॉट करो, थ्रेट्स दिए गए। पर ये तो बुलिंग है, ये तो सरासर बुलिंग है। हिम्मत देखिए इनकी, आप हिम्मत देखिए इनकी, हमारे देश में रह के उस देश को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमेशा हमें दुश्मन की तरह ट्रीट करता है, जिसने हमें एक एनिमी देश माना है। गवर्नमेंट से फ्री स्कॉलरशिप लेके, गवर्नमेंट की से फ्री डिग्रियां ले रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, और पीजी
एमबीबीएस करने वाला बच्चा कोई बच्चा नहीं होता, टीनेजर नहीं है वो, जिनको समझ नहीं है। नीट के लिए आप क्वालिफाई करके वो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है। उनको हम बच्चे नहीं बोल सकते कि वो नादान है, पूरी समझ है उनको, फिर भी उनकी हिम्मत देखो। खुलेआम उन्होंने दुश्मन देश को सपोर्ट किया। ये चीज तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और जो बच्चे देश के लिए लड़ रहे हैं उनको फिर धमकाया जा रहा है कि तुम हमारी बात बाहर लीक कर रहे हो, तुम्हें हम फेल करेंगे, सप्ली दिलाएंगे, तुम्हारे पे ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी ऐसी धमकियां दी। बच्चे तो सहम गए। फिर मैंने उसको बोला कि डरना नहीं है। फिर मैंने उसको बोला डरना नहीं है, तुम अपना एक फटाफट ट्विटर हैंडल बनाओ। उससे पहले मैंने वो स्क्रीनशॉट ट्विटर पे डाले और लोगों की सपोर्ट आ गई। फिर मैंने बोला डरना नहीं है, ट्विटर हैंडल बनाया, और उसने मुंह तोड़ जवाब दिया बच्चों को। उसी लड़की को जो धमकी दे रही थी, वो हैंडल तो अपना छोड़ के भाग गई, और खूब पूरे भारत ने उसका साथ दिया। और अनन्या है ब्रेव, मुझे लगता है सारे बच्चों को उसकी तरह ब्रेव होना चाहिए। पूरे देश का सपोर्ट है। उसके बाद फिर थ्रेट्स देने आ गए कि अनन्या जो है आरएसएस की मेंबर है, डॉक्टर मोनिका भी आरएसएस की मेंबर है, वो इसको भड़का रही है, और पता नहीं जान से मारने की धमकी और क्या क्या। ये बताइए डॉक्टर लांगे, अभी मैंने कल पिछले 2 दिनों से मैं देख रही थी कि एक कैंपेन टाइप का चला हुआ है जहां लोग कह रहे हैं कि देखिए आपने इनके करियर खराब कर दिए, छोटी छोटी लड़कियां हैं तो क्या हुआ, आप पे ये कहा जा रहा है आप उनके करियर खराब कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये बच्चे डॉक्टर बनने के लायक हैं? जो देश के सगे नहीं हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, वो डॉक्टर बन के उनमें इंसानियत है? मुझे नहीं लगता इनमें कोई इंसानियत है। ऐसा बंदा अगर डॉक्टर बनता है, ऐसा बंदा अगर ऑफिसर बनता है, तो देश के लिए एक खतरा है। हम अपने ही देश में सांप पाल रहे हैं, ये वो सांप पाल रहे हैं। अगर आज हमने इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया तो इन बच्चों को फिर से पर निकल आएंगे और ये बार बार ऐसा करेंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि दोबारा इनकी हिम्मत ना हो। इनमें नेशनलिज्म होना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ एक नेशनलिज्म का एक टेस्ट हो, जो नेशनलिज्म का टेस्ट पास करे वही गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज ले। पर कैसे ये नेशनलिज्म का टेस्ट कैसे हो सकता है? बिकॉज ये तो आगे सरकार को इस पे एक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि अब अगर नहीं किया तो मुझे नहीं लगता दोबारा कुछ होगा। ये बच्चों को फिर लगेगा कि हम खुलेआम भारत में रह के खुलेआम देश के खिलाफ बोल सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, कई चीजें ये भी जो बोली गई हैं कि इंडिया में आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हो, किसी को भी अपोज कर सकते हो। कोई लोग हैं जो कि रॉजर फेडरर को पसंद करते हैं, कोई लोग हैं लिएंडर पेस को पसंद करते हैं। तो ऐसे में इनके खिलाफ एक्शन क्यों लिया जाए, और वो भी यूएपीए लगा दिया जाए? ये आतंकवाद कैसे है? जी, इनके लिए, हमारे लिए ये एक मैच था, लेकिन ये इनके लिए एक रिलीजियस विन थी। ठीक है, आप खुलेआम सपोर्ट कीजिए, लेकिन दुश्मन देश के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों? पाकिस्तान के झंडे तक फहराए जाते हैं कश्मीर में। जब कुछ जीत होती है, पटाखे फैलाए, ये लोग पटाखे जलाते हैं, खुशी मनाते हैं, मतलब अपनी देश की हार में इनको खुशी होती है। तो ये कैसा नेशनलिज्म है? इसको मैं सपोर्ट नहीं करती। और पढ़े लिखे बच्चों से तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती, जो इतने हायर एजुकेशन कर रहे हैं, नीट क्वालिफाई करके जो डॉक्टर बन रहे हैं, उनसे ऐसी हरकतें मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती। और मैंने ये सब शुरू से देखा है, क्योंकि मैं उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ी हुई हूँ। इनकी सोच क्या है, ये कैसे क्या चाहते हैं, वो सब मुझे पता है। तो क्यों ये नारे क्यों लगते हैं? क्योंकि आप वहां पे रहती हैं, आप कह रही हैं कि मैंने ऐसे कॉलेजेस में पढ़ा है, बहुत कुछ करीब से देखा है। कुछ कंपनीज हैं जो इनका दिमाग शायद ब्रेन वॉश करती हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो इनके दिमाग में ये सब फैलाते हैं। ये उन्हीं के ओझे हैं जो ये चीजें करते हैं देश में। तो जब तक इनके अगेंस्ट एक एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक पाकिस्तान को भी जवाब नहीं मिलेगा। कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि खास तौर पर जो केसेस लगाए गए हैं यूएपीए के या सेडिशन के उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं, महबूबा जी हैं, उन्होंने काफी खुल करके बोला है कि ये तो गलत किया जा रहा है कश्मीरी बच्चों के साथ। अनन्या के साथ या आपके साथ कोई सॉलिडारिटी दिखाई है? बिल्कुल नहीं दिखाई। उनको उन बच्चों के साथ हमदर्दी है जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन एक बच्ची जिसको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, मुझे दिए जा रहे हैं, हमारे लिए तो उनके सपोर्ट में एक भी ट्वीट नहीं आया, एक भी कॉल नहीं आया, ना उमर अब्दुल्ला जी का आया, ना महबूबा मुफ्ती जी का आया। तो उनको भी मैं नेशनलिस्ट नहीं मानती, उनकी पार्टीज में मैं नेशनलिस्ट नहीं मानती। जो हम जम्मू के सपोर्ट में वो कभी आवाज नहीं उठाते। हाँ, उनके सपोर्ट में हमेशा उठाएंगे जो पाकिस्तान का साथ देंगे। आखिर में आपसे ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर मोनिका कि
ये जो जिसको कहते हैं ना एक विशियस सर्कल, ये खत्म कैसे होगा? क्योंकि जिससे भी आप बात करो वो कहते हैं कि ठीक है चलो इन्होंने नारे लगाए, अब आपने उनको जेल में डाल दिया। ऐसा तो है नहीं कि वो जेल से बाहर आकर के कोई भारत के लिए नारे लगाएंगे। अब एलियनेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, दिल और दिल्ली की दूरी और ज्यादा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार जब डर होगा तो ये बच्चे सोच समझ के करेंगे आगे से। जब एक्शन लिया जाएगा तो दोबारा सोच समझ के करेंगे, कि कोई भी नहीं चाहता उनका करियर खराब हो। अभी उनको पता है हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता, तभी तो वो हमेशा ये करते आए हैं। जब पहली बार ये चीज बंद की जाएगी तो इन सब में भी एक डर होगा और सोच समझ के करेंगे। चीजें बदलनी पड़ेगी, सिस्टम बदलना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा यही सब चलता रहेगा। आवाज उठानी पड़ेगी। तो आपको जिस तरीके की धमकी या कोई चीजें आपको बोली जा रही हैं, क्या आपको कोई सिक्योरिटी दी गई है? क्या अनन्या को अभी तक कोई सिक्योरिटी दी गई है? क्या उनको अभी डर लग रहा है? हमें एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग सेफ हैं। आप सेफ? हम लोग सेफ है और पूरा हमें सपोर्ट मिल रहा है और हमें कोई डर नहीं है। इनकी ये झूठी धमकियां, इनकी ये कायरता से हम नहीं डरते। मुझे डर नहीं लगता। ये जो धमकियां देने वाली हरकतें जो करते हैं, ये कायर लोग ही करते हैं। सामने मुंह पे आके बोले कभी। क्योंकि हाल फिलहाल में एंड मुझे उम्मीद है कि भगवान ना करे किसी पे कुछ भी आंच आए, पर हाल फिलहाल में जो धमकियां थी ये बहुत असलियत में तब्दील हो गई हैं। खास तौर पर जिस तरीके से सिविलियंस को पिक ऑन किया गया है, हमने देखा श्रीनगर में क्या हुआ 2 अक्टूबर के बाद, कैसे बिंद्रू जी की हत्या कर दी गई। ये अब हमारे बीच में हो रहा है ये सब। तो आपके घर वालों को कभी लगता नहीं है कि छोड़ो ये क्या लड़ रही हो, कुछ नहीं बदलने वाला? हर किसी के घर वाले घबराते हैं, हर किसी के घर वाले डरते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं हरकतों से डरेंगे और अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसे ही ये लोग हमें डराते रहेंगे। आवाज तो उठानी पड़ेगी। देश के लिए तो जान भी हाजिर है। ये हाल फिलहाल में आपने बदलते हुए देखा है जम्मू कश्मीर में, या पहले भी कभी ऐसा होता था कि इस तरीके के नारे लगते थे? क्योंकि एक बड़ा हमेशा ये दिस इज वेरी कॉमन इन JNK। दिस इज वेरी कॉमन। जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो हमारे डेस्क में खुलेआम लिखा जाता था, वी लव पाकिस्तान, आई लव इंडिया। और जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था और जैसे ही इंडिया का कोई प्लेयर आउट होता था और ये लोग शूटिंग करते थे, शाउटिंग करते थे, इतनी खुशी मनाते थे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। ये चीजें मैंने देखी है। तभी इस बार मुझे जब मौका मिला तो मैंने सोचा कि अब मैं चुप्पी नहीं करूंगी, क्योंकि ये हमेशा कई सालों से चलता आ रहा है। और फिर ये हमारे बच्चों की आवाज दबाने की कोशिश। आप सोचिए, जो बच्चे स्किम्स और GMC श्रीनगर में हैं जम्मू के, उनके साथ ये क्या हालत कर रहे होंगे। इन्होंने WhatsApp पे मैसेजेस तक डाले कि जो वीडियो सर्कुलेट करेगा, जिसके बारे में हमें पता चल गया कि हमारी वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, उसके मोबाइल तोड़ दिया जाएगा, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। वो WhatsApp का एक स्क्रीनशॉट मेरे पास आया। तो ऐसा एक माहौल पैदा किया गया है, एक डर पैदा किया गया है। वहां पे वॉइस सप्रेस की जाती है जम्मू के बच्चों की। लेकिन मैं सबको ब्लेम नहीं करूंगी। सब कश्मीरी ऐसे नहीं है, ये कुछ लोग हैं और इन कुछ लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो कम से कम इतना तो एथिकल और मॉरल इनका भी ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि अगर आपको लगता है, और ये मैं बिना किसी राजनीतिक उसके कह रही हूं, राजनीतिक रंग दिए हुए, कि अगर आपको लगता है कि एक कंट्री सही नहीं है, उसमें आप रहना पसंद नहीं करते, तो शायद वहां के कॉलेज में पढ़ना एक एथिकल ऑब्लिगेशन भी होगा। बिल्कुल। अगर आपको देश पसंद नहीं है, अगर आपको अपने देश में ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं होता है, पाकिस्तान ही बेस्ट है, तो आप वहां क्यों नहीं चले जाते? जैसे डेस्क पे खड़े होके वो लड़की ने, अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ, जैकेट घुमाया है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। मैं चैलेंज करती हूँ, पाकिस्तान में किसी की हिम्मत नहीं होगी कभी ऐसे जैकेट उछालने की और भारत को सपोर्ट करने की। ये इंडिया ही है जो ये चीज टॉलरेट कर रहा है। आपने अफगानिस्तान की हालत देखी है ना अभी। तो इसेंशियली ये एक तरीके का आप कह रहे हैं कि एक अब लाइन ड्रॉ कर दी है लोगों ने जम्मू कश्मीर में, जहां जो सालों से चलता आ रहा है, अब कम से कम आवाज उठाने की आपको लगता है जरूरत है। इतने सालों से आवाज नहीं उठाई तो चीजें यहां तक पहुंची हैं। बिल्कुल। आपके चैनल से मैं अपील करूंगी अपने जम्मू कश्मीर के सारे नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स को कि अपनी आवाज कभी नहीं दबने देनी है, हमेशा अपनी आवाज उठानी है।
आवाज उठाएंगे तभी तो चीजें बदलेंगी, तभी तो सिस्टम बदलेगा। कब तक सहते रहेंगे डर के मारे? अगर सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे तो कभी चीजें नहीं बदलेंगी। फिर हम हमेशा सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे। जब आवाज उठाएंगे तो पूरा देश साथ खड़ा है। चलिए, पूरा देश बिल्कुल आपके साथ खड़ा है और आवाज हमेशा उठाती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आवाज में सच्चाई है, आप तथ्यों पे बात कर रहे हैं, तो डरने की कोई जरूरत अपने देश में तो हमें कभी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर मोनिका लांगे, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। लगातार इस पर हम नजर बनाए रखेंगे, पर एक और वजह है जिससे पाकिस्तान अब परेशान होगा। ऐसी ऐसी आवाजें हम आपको धाकड़ एक्सक्लूसिव पर सुना रहे हैं, भले से ही वो अनन्या की हो या डॉक्टर मोनिका की हो, वो लगातार पाकिस्तान को, पाकिस्तान परस्तों को परेशान करेगा। पर एक और वजह है जिससे पाकिस्तान भी परेशान रहेगा और चीन भी चिंतित। 5, 4, 3, 2, 1 मिसाइलों में मिसाइल, भारत की अग्नि 5। भारत की अग्नि 5 से चले चीन पाकिस्तान। साउथ एशिया के अंदर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर एक तरीके से भारत ने चुनौती खड़ी कर दी। मिसाइल महाशक्तियों में शामिल अग्नि 5। अग्नि मिसाइल अगर एक बार चली तो एक दिन बहुत ही सटीक तरीके से दुश्मन के ऊपर घात करेगी। दुनिया को भारत का मिसाइल वाला जवाब। इस मिसाइल को कोई भी रडार या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। अग्नि 5 के निशाने पर चीन पाकिस्तान। दिवाली से पहले भारत का दिवाली धमाका। सीमा सुरक्षा और मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। कल देर शाम ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल होते ही भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली दुनिया की 5 महाशक्तियों के क्लब में शामिल हो गया। हम आपको भारत के गौरवशाली मिसाइल अग्नि 5 की तैयारी पे और क्या इसके मायने हैं उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के खिलाफ बार बार जहर उगलने वाले और आतंकी साजिश करने वाले चीन पाकिस्तान की अब खैर नहीं, क्योंकि अब भारत के पास वो ताकत है। हिंदुस्तान का ये एक ऐसा मारक हथियार है जिसके जद में न सिर्फ पूरा पाकिस्तान है, बल्कि चीन का सबसे उत्तरी शहर भी इसके सटीक निशाने के दायरे में है। बुधवार देर शाम 7:50 पर ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया। कल जब अग्नि 5 ने आसमान का सीना चीरते हुए अपनी उड़ान भरी तो इसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी, क्योंकि 5000 से 8000 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगाने वाली अग्नि 5 मिसाइल की जद में आधी दुनिया आती है। यही वजह है कि हर हिंदुस्तानी का अभिमान है अग्नि 5। चीन LAC पर और पाकिस्तान LOC पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वो और बात है कि पाकिस्तान के पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है जब भारत को पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है। तो पाकिस्तान की हर धमकी का एक ही जवाब है और वो है अग्नि 5। अग्नि 5 जब छूटती है तो उसके बाद ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाती है और उसके बाद जैसा कि उसके अंदर फीड किया गया होता है, सिग्नल दिया गया होता है, नेविगेशन दिया गया होता है, वो टारगेट को पकड़ के और बहुत तेज स्पीड के साथ टारगेट के ऊपर टूट पड़ती है। साउथ एशिया के अंदर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर एक तरीके से भारत ने चुनौती खड़ी कर दी है। अग्नि 5 मिसाइलों की खासियतों की लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे खास है अग्नि 5 की रेंज। अग्नि 5 में 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर अचूक वार करने की काबिलियत है।
गर्व का विषय इसलिए है कि भारत ने 5000 से 8000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल बनाकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले 5 महाशक्तियों के क्लब में शामिल हो गया है। अग्नि मिसाइल अगर एक बार चली तो इतनी बहुत ही सटीक तरीके से दुश्मन के ऊपर घात करेगी और इस मिसाइल को कोई भी रडार या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। अग्नि मिसाइल महज 20 मिनट में 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मन के 1.5 किलोमीटर के टारगेट पर निशाना लगा सकती है। अग्नि 5 की स्पीड गोली से तेज है। इसकी तेजी आवाज की गति से भी 24 गुना ज्यादा है और इसकी क्षमता 1500 किलो परमाणु वॉरहेड ले जाने की है। इसके इंजन में 3 स्टेज वाले सॉलिड ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का वजन करीब 50,000 किलो है। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले इस मिसाइल की ऊंचाई 17.5 मीटर और मोटाई 2 मीटर है। अग्नि 5 की सबसे बड़ी खासियत है कि अग्नि 5 को भारत के किसी भी कोने में कहीं भी तैनात किया जा सकता है और कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। दुनिया की कई ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज तो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन पेलोड भारत की अग्नि 5 से कम है। भारत की अग्नि 5 की पेलोड क्षमता 1500 किलोग्राम है। अग्नि 5 अपने साथ 1500 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जा सकती है और ये एक नहीं 3, 4, 5 इससे भी ज्यादा वॉरहेड्स एक साथ कैरी कर सकती है और इतने ही टारगेट्स को अटैक भी कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल पूरे एशिया के साथ यूरोप और अफ्रीका में भी दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकती है। डीआरडीओ ने सबसे पहले अग्नि 5 का सफल परीक्षण साल 2012 में किया था। इससे पहले अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि 3 को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। अब अग्नि 5 अपने परीक्षण के आखिरी दौर में है। इसके सेना में शामिल होते ही भारत की शक्ति में कई गुना इजाफा हो जाएगा। यही वजह है कि हिंदुस्तान के इस अग्नि बाण से सबसे ज्यादा बौखलाहट चीन को है, क्योंकि बार बार भारत के खिलाफ चालबाजी करने वाले चीन का कोना कोना अब भारत की जद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अगस्त में चाइना ने अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया और अब अक्टूबर के महीने में हमने अग्नि को फायर किया। बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों पर नजर डालने का। आखिरकार पूरे 25 दिन बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत आज मिल गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीवीआईपी क्रूज शिप ड्रग्स मामले में आर्यन खान को जमानत दी है। जस्टिस NW सांबरे ने इस मामले के सह आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुमुन धमेचा को भी जमानत दे दी। कोर्ट का डिटेल्ड आदेश कल जारी होने की संभावना है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने जमानत के बाद क्या कहा, पहले वो सुनिए। सतीश मानेशिंडे जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सतीश मानेशिंडे जी नमस्कार, नाविका कुमार बोल रही हूँ टाइम्स नाउ नवभारत से। आपको और आपकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत मुबारक। बड़ा फैसला आया है कोर्ट से। बहुत धन्यवाद नाविका जी। टाइम्स नाउ हैज बीन अ ग्रेट चैनल टू वर्क विद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द कोऑपरेशन। सतीश मानेशिंडे जी, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल दर्शकों के दिमाग में जो है वो ये है कि आर्यन खान जेल से बाहर कब तक आएंगे? जरूर जल्दी आएंगे। कल ऑर्डर मिलेगी हमें और उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको करके हम उनको छुड़ा देंगे। आपको लगता है कि कल की तारीख में वो वापस आ जाएंगे? आपकी शाहरुख खान से कोई बात हुई जजमेंट सुनकर? सबको उम्मीद है कि वो कल निकलेगा और मैंने सबसे बात किया है, सब खुश है और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि थैंक यू वेरी मच। सतीश मानेशिंडे जी, पिछले कुछ दिनों और कुछ हफ्तों से आप जरूर शाहरुख खान जी के साथ टच में होंगे लीगल स्ट्रैटेजी के लिए। उनकी मनोस्थिति कैसी रही और इस वक्त कैसी है? शाहरुख खान बहुत हम्बल आदमी है, बहुत टफ है और जो भी सिचुएशन है उसको सामने करने की उनको ताकत है और उससे ज्यादा मैं आपसे किसी चीज पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि बहुत पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स जो कोर्ट में पेश की गई, कौन सा आर्ग्यूमेंट टर्निंग पॉइंट रहा? जज साहब ने कोई रीजनिंग ऑर्डर नहीं दिया अभी तक और मेरे ख्याल से जो भी हमने आर्ग्यू की है सब एक्सेप्टेबल थे जज साहब को, इसीलिए उन्होंने बेल दे दी है।
हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश मानशिंडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर। रूबी आहूजा जी इस वक्त हमारे साथ हैं और रूबी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज जो आर्यन खान की बेल हुई है मंजूर बॉम्बे के हाई कोर्ट से, वो बहुत बड़ी विक्ट्री है आपके लिए, आपकी फर्म के लिए, और मुकुल रोहतगी जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं उनकी आर्ग्यूमेंट्स जो रही कोर्ट में वो जज ने स्वीकार की हैं। किस बेसिस पर जज ने ये बेल मंजूर की है, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें कि ग्राउंड्स क्या थे बेल देने के? नाविका जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ऑनरेबल जज ने अभी अपना पूरा फैसला नहीं सुनाया है, रीजनिंग कल आएगी। आज सिर्फ ये बोला गया है कि बेल एप्लीकेशंस आर अलाउड, तो इस बात का जवाब देने के लिए हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक रीजनिंग नहीं आई है। तो कल डिटेल में फैसला आएगा और पता चलेगा कि what points which we made the judges have considered those, बट वी हैड हमने जो बेसिकली अपने आर्ग्यूमेंट्स वो दिए थे कि ना तो कोई पोजेशन का केस है, इसलिए कोई केस अंदर रखने के लिए बनता नहीं है, एंड दिस वाज अ फिट केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। बाकी एज आई सेड कल फैसले का इंतजार हमें सबको थोड़ा सा करना पड़ेगा। रूबी जी मैं आपसे सवाल एक और पूछना चाहती हूं कि हमें ये पता चला है और मुकुल जी ने भी अपने छोटे से वक्तव्य में ये कहा था कि पूरा डिटेल्ड ऑर्डर कल तक आएगा, तो आपके अनुमान से, क्योंकि आपने ऐसे केसेस कई हैंडल किए हैं, आपके अनुमान से ऑर्डर आने के बाद रिहाई कब तक होगी आर्यन खान की आर्थर रोड जेल से, क्योंकि दर्शकों की इसमें उत्सुकता रहेगी? नाविका जी हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि कल ही हो जाए रिहाई। बाकी जो कानूनी कार्यवाही है उसमें जो थोड़ा बहुत समय लगता है वो तो लगेगा ही, कागज वगैरह जाते हैं आगे, बेल बॉन्ड फाइल होता है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वी आर क्वाइट होपफुल कि कल तक रिहाई हो जाने चाहिए, बाकी हम ऑर्डर का इंतजार करेंगे। रूबी जी आज एनसीबी ने भी कुछ दलीलें रखी थी। सबसे बड़ी बात जो मुकुल रोहतगी जी के आर्ग्यूमेंट्स में थी वो ये थी कि ना कंजम्पशन की कोई टेस्ट थी, ना रिकवरी हुआ कोई आर्यन खान से, और तीसरी बात जो व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए थे जिनकी कहा जा रहा है कि 2018-19 के ये व्हाट्सएप चैट्स थे, ना कोई रेलेवेंस थी इस केस के साथ, और साथ ही में उन्होंने कहा था कि जो फोन लिया गया था, सीज किया गया था एनसीबी के द्वारा, उसमें पेपर वर्क भी नहीं था। ये दलीलें कितनी असर दिखा रही थी जज के सामने, ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। नाविका जी वो तो खैर कल ऑर्डर ही बताएगा, बट ये जरूर बात है कि हमने ये दलील पेश की थी कि जो फोन सीज हुआ है वो उसका पेपर वर्क पूरा नहीं था, अगर मैं आसान शब्दों में आपके दर्शकों के लिए बोलूं। एज फार एज व्हाट्सएप चैट्स आर कंसर्न उसके ऊपर कोई बहस आज नहीं हुई है। रूबी जी आप पिछले ऑर्डर का बाकी आप पिछले कुछ दिनों से बॉम्बे में रही होंगी, आपकी शाहरुख खान जी से भी बात हुई होगी, क्या वो कॉन्फ्रेंसेस में लीगल स्ट्रैटेजी में पूरे इन्वॉल्व थे? इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सकें कि उनका मनोबल कैसा था, या इस विक्ट्री के बाद जो जजमेंट प्रनाउंस की बेल का ऑर्डर जो आया उसके बाद आपकी शाहरुख खान से कोई बात हुई? नाविका जी मैं अभी बिल्कुल नहीं मिली हूँ किसी को, मैं अभी कोर्ट से निकली हूँ और कोर्ट में प्रॉपर मेरी बात भी नहीं हुई है किसी से, तो उसका जवाब मेरे पास अभी तो नहीं है। बट आई एम श्योर एज एवरीबडी, आई थिंक शायद थोड़ा देश ही खुश है आज, तो वो भी खुशी होंगे क्योंकि दिस वाज अ बिग थिंग फॉर एवरीबडी एंड वी आर ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी। थैंक यू रूबी सिंह आहूजा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि टाइम्स नाउ नव भारत पर सवाल पब्लिक का शो पर आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, हम आपके साथ संपर्क में रहेंगे और 8 बजे हमारे सवाल पब्लिक का शो पर आप जरूर जुड़ें। पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम्स नाउ भारत के संवाददाता विनय इस वक्त मन्नत जो कि शाहरुख खान का घर है उसके बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वहां पर कुछ फैंस भी जमा हुए थे जैसे ही बेल का ऑर्डर आया, अभी वहां पर क्या हो रहा है विनय?
जी बता दें सबसे पहले कि जब जमानत उनकी हुई तब काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी फ़ैन आए थे, लगातार पटाखे फोड़े गए, ढोल बजाए गए, जिसके बाद काफ़ी लोग यहाँ खुशी का माहौल मचाया गया, बताया गया, जिसे देखा गया जिस तरीके से यहाँ टैक्सी से, गाड़ियों से, कार से काफ़ी गुलदस्ते इस मन्नत के घर में जाते हुए दिखे और हमने दिखाया भी था। और आधे 1 घंटे पहले उनके छोटे भाई, आर्यन के छोटे भाई, जो उस बंगले से हाथ दिखाते हुए लोगों को नज़र आए थे और जिस प्रकार से काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और अगर बात की जाए तो काफ़ी फ़ैन यहाँ पे आए थे और लोगों जब उनकी जमानत हुई तो काफ़ी लोग जिस तरह खुशी का माहौल मनाते हुए नज़र आए थे। काफ़ी फ़ैन से हमने लोगों से बात भी की, काफ़ी खुश नज़र दिख रहे थे। वहीं बताते जब उनका अत्तर रोड पे जब जाएंगे, कल जब अत्तर रोड जेल से सब छूटेंगे आर्यन खान, तो इसी घर पे आएंगे, जिसके बावजूद काफ़ी 25 से 26 दिनों के बाद आज अपने घर में कदम रखेंगे, जिसके बाद काफी लोग उनके घर के खुशी का बिल्कुल। विनय 1 सेकंड आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि अभी पहली तस्वीरें, हमें 2 तस्वीरें इस वक्त मिली हैं जहां शाहरुख खान अपनी पूरी लीगल टीम के साथ दिखाई दे रहे हैं। शायद वो जिस होटल में रह रहे हैं, जहां से कुछ पिछले दिनों से वो पूरा जिस तरीके से बेल की हियरिंग चल रही है, क्या कुछ काम हो रहा है कोर्ट के अंदर, किस किस तरीके की सबूत की जरूरत है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उन सब पर नजर बनाए हुए थे। तो एक तरीके से वो वर्क सेंटर जो बना हुआ था, वहां उनकी पूरी लीगल टीम के साथ ये तस्वीरें, और सब मुस्कुराते हुए। जाहिर सी बात है 25 दिन के बाद बेल मिली है और अभी आर्यन खान जेल से निकले नहीं हैं, पर कम से कम 25 दिन के बाद सबके चेहरे पर खुशी है। पर इस तस्वीर से यह भी पता चलता है विनय कि कितनी बड़ी लीगल टीम इनके लिए काम कर रही थी। यस मैम, बताते सबसे बड़ी लीगल टीम काम कर रही थी। जिस प्रकार से शाहरुख खान बताया जा रहा था, देखा जा रहा था, शाहरुख खान मेरे सूत्रों की माने तो शाहरुख खान इस बंगले में अभी बिल्कुल नहीं है, किसी होटल में मौजूद है, जहां से पूरी नज़र रख रहे हैं कि आर्यन खान की बात को लेकर। जिस प्रकार से कल आज उनकी जमानत भी हो गई, कल जब आर्यन खान इस घर में आएंगे कितना खुशी का माहौल देखा जाएगा, वो भी एक बड़ी खुशी की बात है। काफ़ी फ़ैन लोग आएंगे। अगर कोई बात की जाए तो यहाँ काफ़ी पुलिस की बंदोबस्त भी लगा दिए गए थे और ये सब हादसा ना हो कि जब अगर कोई उनके घर के मन्नत के बाहर से, बंगले के बाहर से कोई हाथ दिखाता हुआ जब कोई आएगा बाहर तो कोई दिक्कत ना हो, लोगों को सामना उठाना पड़े, जिसकी वजह से आज सारी पूरी टीम ने काफी मेहनत की है, लंबी लड़ाई लड़ी है, 25 दिन का वक्त लग गया। पहले जो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट था वहां से जमानत नहीं मिली, इसीलिए आज के दिन कम से कम थोड़ा सा सेलिब्रेशन, कम से कम हर कोई मुस्कुराते हुए यहां दिखाई दे रहा है। और पूरा जिस तरीके से इस कमरे को एक ऑफिस में तब्दील किया गया है, सब वहां बैठ करके एक एक जो बारीकी से एक एक मुद्दा है, एक एक गवाह है, एक एक सबूत है, उस पूरी चीज पर जिस तरीके से नजर बनाए हुए थे। और अगर इन तस्वीरों को ही देख ले तो ये साफ जाहिर होता है कि कितनी मुश्किल लड़ाई ये रही होगी। लगातार एनसीबी दलीलें दे रही थी कि कॉन्शियस पोजेशन है, कंस्पिरेसी की बात की गई थी कि एक तरीके से षड्यंत्र रचा गया था। तो थोड़ी सी थकान भी है पर काफी खुशी भी है हर चेहरे पर। विनय जी बता दें कि हम काफ़ी दिनों से 2 तारीख से लगातार उनको हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद 3 को गिरफ्तार कर लिया गया था। लगातार हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, काफ़ी दिनों से इस मन्नत बंगले पे आया करते थे और लोगों के चेहरे पे एक मायूसी देखा करते थे, जिसके बाद आज कई दिनों के बाद जो फैन दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पे, आज एक खुशी का माहौल दिखा। और वही बंगले की बात की जाए जहाँ लाइट नहीं जला करती थी, जिसके बावजूद आज घर में बंगले में लाइट जल रही है। और कल आर्यन का इंतज़ार किया जा रहा है कि आर्यन जब इस घर में होंगे एक उत्साह मनाया जाएगा, जिस प्रकार से एक खुशी का माहौल मनाया जाएगा। अगर बात की जाए आज रात की, तो रात में काफ़ी सेलिब्रिटी भी यहाँ आने को देखा जा रहा है, जिस तरीके से एक खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ एक पटाखे जलाकर और खुशी का माहौल देखने को मिला। और आपको ये भी बता दें कि जो सतीश माने शिंदे और उनकी जो पूरी लीगल टीम है, उन्होंने भी एक छोटा सा स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है। वो पढ़कर मैं सुना दूं। वो कह रहे हैं कि आर्यन शाहरुख खान has ultimately been released on bail by the High Court. उनको हाई कोर्ट से छोड़ा गया है जमानत पर। कोई पोजेशन, कोई सबूत, कोई कंजम्पशन, कोई कंस्पिरेसी शुरू से ही जब उनको 2 नवंबर 2021
को अरेस्ट किया गया था, तब से ही इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। नॉर इज देयर एनीथिंग एज ऑफ नाउ। इनमें से कोई भी चीज अभी भी उसका सबूत नहीं है। वी आर ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी दैट आवर प्रेयर्स आर एक्सेप्टेड। हम शुक्रगुजार हैं भगवान के कि हमारी जो ये प्रार्थना है उसे स्वीकार किया गया है और आज आर्यन को बेल मिली है। सत्यमेव जयते, एक बार फिर से सत्यमेव जयते। बहुत दिलचस्प बात ये इसलिए भी है विनय, क्योंकि जब पहली बार आर्यन खान को बेल नहीं दी गई थी तब समीर वानखेड़े ने यही दो शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस दिन कहा था सत्यमेव जयते, और आज जब बेल मिली है तो आर्यन खान की लीगल टीम भी उन्हीं दो शब्दों का इस्तेमाल कर रही है कि सत्य की जीत हुई है। जी बता दें सबसे पहली बात कि जब 2 तारीख को जब आर्यन सुबह ही कुंज शिप्स पे तब गए थे, तब वहीं दोपहर में छापेमारी के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पूछताछ करने के बाद उन्हें 3 तारीख को गिरफ्तारी कर ली गई थी। लगातार वीडियो सामने आ रहे थे, काफ़ी वीडियो सामने दिख रहे थे, जिसके बावजूद लगातार उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। लोअर कोर्ट में भी उनकी अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद उनको जमानत नहीं मिली, जिसके बाद काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसके बाद देखा गया था कि काफ़ी मुश्किलों का सामना उनको उठाना पड़ा। वहीं पूरा फैमिली परेशान थी उनकी कि आखिर आर्यन खान को जमानत कब होगी। 23 से 24 साल की उम्र में उन्होंने एक जेल का उन्होंने हवाला लिया, जिसके बाद आज वह काफ़ी खुशी का माहौल देखा गया था। लेकिन एक बात की जाए, जब समीर वानखेड़े जब इसकी जांच कर रहे थे तो वहीं अब उन पे जांच का लगा दिया गया है, जिसके बाद यह समीर वानखेड़े की जांच की जा रही है, जिसके बाद आज आर्यन की जमानत बिल्कुल हो गई। और जिस प्रकार से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही थी, काफ़ी दिनों के बाद 25 दिनों के बाद एक राहत भरी खबर सामने सुनने को लोगों को मिलने आई है, जिसके बाद आर्यन घर कल पहुंचेंगे, वहीं करीब शाम तक घर पहुंचेंगे, जिसके बाद शाहरुख खान हो सके तो कल रात को ही वह मुंबई की तरफ अपने घर पहुंचेंगे। बिल्कुल। और विनय, सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल रिहाई होगी आर्यन खान की या फिर परसों तक भी ये पूरा मामला खिंच सकता है, क्योंकि मुकुल रोहतगी ने यही बात कही है कि अभी जो फाइनल ऑर्डर है वो कल तक मिलेगा और उसके बाद शायद कुछ घंटे और लग सकते हैं जब आर्यन खान वापस अपने घर पहुंचे। लगातार हम इस खबर पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां लखनऊ में गोमती नदी के तट पर सीएम योगी ने विशेष आरती की, दीपावली मेले का उद्घाटन भी किया और लाइट एंड साउंड शो का भी नजारा देखने को मिला। ताकत एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। आगे है नाविका कुमार के साथ सवाल पब्लिक का।